क्षेत्र में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को नई उड़ान मिल गई है। राज्य के 150 सरकारी स्कूलों में आज से लाइव क्लासेस की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक में जाकर इसकी शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 12 तक के हजारों छात्र छात्राओं को एआई आधारित पढ़ाई, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट और जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी का लाभ मिलेगा। सरकार इस योजना का तेजी से विस्तार कर रही है। वहीं शिक्षा के साथ खेलों को भी बढ़ावा देते हुए मॉडल स्कूलों में मुफ्त जेईई, नीट कोचिंग और शास्त्री नगर के बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र को हाईटेक बनाने की पहल भी की जा रही है। राजकीय कन्या माध्यमिक उच्च विद्यालय में पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो खुद सीएम का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। क्लासेज है वो शुरू किए जा रहे हैं और उसका जो शुभारंभ है वो हो गया है, वो यहाँ कराई जाएगी। और ये देखिए स्मार्ट क्लासेज का जो शुभारंभ है वो हो गया है और खासतौर पर अगर कहीं हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार सरकार का साफ तौर पर ये संदेश है, ये कोशिश है कि बिहार तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना की, जहां पर बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत की तस्वीरें हैं, जहां स्मार्ट तरीके से अब बिहार में पढ़ाई शुरू हो रही है। राज्य के 150 सरकारी स्कूलों में आज से लाइव क्लासेस की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक में जाकर इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 12 तक के हजारों छात्र छात्राओं को एआई आधारित पढ़ाई, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट और जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के मुफ्त तैयारी का लाभ मिलेगा। सरकार इस योजना का तेजी से विस्तार कर रही है। आज से एक नई लकीर खींची। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के स्कूल में लाइव क्लासेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिससे डिजिटल शिक्षा की नई उड़ान के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार जाना जाएगा। सरकार की इस पहल से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां काफी खुश नजर आ रही हैं और सीएम सम्राट चौधरी का आभार जता रही हैं। बच्चों से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सम्राट सरकार की कोशिश है कि ईज ऑफ लिविंग के तहत लोगों की जिंदगी आसान हो और उसी के मद्देनजर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार नई लकीर खींचने को बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। पटना में खासतौर कई ऐसे स्कूल हैं जिसे अब बिल्कुल स्मार्ट तरीके से संचालन शुरू किया जा रहा है। 10 ऐसे स्कूल हैं जहां पर अब स्मार्ट क्लासेज के जरिए यहाँ के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये देखिए शास्त्री नगर का गर्ल्स स्कूल है ये, जहां पर निःशुल्क इन बच्चियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए जो तैयारियां हैं वो कराई जा रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें क्लासेस मिल रही हैं। नीट और जेईई के जो कोचिंग करने का, हमारा नीट और जेईई क्रैक करने का जो हमारा सपना है वो पूरा होने वाला है। और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे माननीय सीएम श्री सम्राट चौधरी जी को। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या बनना है? इंजीनियर। देखिए इंजीनियर बनना है और वो भी यहाँ पर जो क्लासेज है वो इन्हें बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? जिया पांडे। जिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कभी सोचा नहीं था कि हमारे स्कूल में भी ये सब फैसिलिटी करवाई जाएंगी, बट अब हो रहा है। ये हमें प्राइवेट कोचिंग या इंस्टीट्यूट जैसा फील हो रहा है। जो सर हैं यहाँ पर स्मार्ट क्लासेज करवा रहे हैं और यहाँ पे हमेशा जो बड़े टीचर होंगे, जिनका नाम होगा, जो अच्छा पढ़ाते होंगे, वो सरकारी स्कूल में आएंगे। और यहाँ जो बच्चियां तैयारी करना चाह रही होंगी मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, उन्हें निःशुल्क शिक्षा देंगे ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के 150 सरकारी स्कूलों में आज से स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो गई है। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी का सपना पूरा होता दिख रहा है। बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी काफी खुश हैं, क्योंकि शिक्षकों का भी मानना है कि उन्हें बच्चों की प्रतिभा निखारने का एक बेहतर माहौल और मौका मिलेगा। कितनी बड़ी पहल है ये।
बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि बच्चे इस बैकग्राउंड से आते हैं। कई बच्चे बहुत अच्छे उनकी IQ होती है, पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको कुछ सोर्स ये सब कमी हो जाती है, जिसके वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते। और बेसिकली अगर वो नीट अगर ना भी निकाल पाए, लेकिन उनके बेसिक जो मैथ साइंस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि वो आगे साइंस के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा वो कुछ कर पाएंगे। मैम ऑफकोर्स फ्री में शिक्षा मिलेगी और हर बच्चे में टैलेंट है, वो टैलेंट अपना दिखाएंगे इस कोचिंग के माध्यम से। ऐसी भी पढ़ाई होती थी, लेकिन जब कोचिंग आ गया ना तो बच्चे और उत्साहित हैं पढ़ने के लिए और अपने अपने एम को पाने के लिए। लग रहा है कि अब आपके स्कूल से भी भविष्य में सरकारी स्कूल की जो बच्चियां हैं वो मेडिकल और इंजीनियर। बिल्कुल मैम, और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे स्कूल में नीट और जी जैसे कोचिंग का ओपिनियन हुआ, स्थापित किया गया। अब गरीब तबके के भी बच्चे सपने को साकार कर लेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चे तैयार हैं अब? बिल्कुल बिल्कुल, उनको सही डायरेक्शन में सही और जाने के लिए अब अवसर प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब बिहार में शिक्षा की नई जो अलग है वो जग रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ बच्चे और प्रोग्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और यहाँ हमें नीट और जेई का बहुत अच्छा सब प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे गरीब बच्चे भी आते हैं और अमीर घर के भी बच्चे आते हैं। इसके वजह सरकारी स्कूल में इस तरीके की सुविधा होगी और यहाँ के बच्चे कभी नहीं, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और हमारे स्कूल की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे खेल में भी बहुत आगे हैं और हॉकी से हमारे यहाँ हॉकी बच्चों को सिखाया जाता है और इसके द्वारा बच्चे खेल कोटी के द्वारा सरकारी नौकरी में भी जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में वो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगी। मुफ्त में शिक्षा बिहार सरकार उन्हें मुहैया करा रही है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली जाएंगे। इस दौरान नीतीश कुमार दिल्ली स्थित सरकारी आवास में गृह प्रवेश करेंगे। दिल्ली के 9 सुनहरी बाग रोड स्थित आवास में गृह प्रवेश का आयोजन किया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे और उसी दिन वापस पटना लौट आएंगे। कुमार दिल्ली के इसी बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। कल इस बंगले में गृह प्रवेश कार्यक्रम होगा। 9 सुनहरी बाग रोड स्थित जो बंगला है, नीतीश कुमार को अलॉट हुआ था राज्यसभा सदस्य बनने के बाद, और 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उसमें नीतीश कुमार शिरकत भी करेंगे। पहली बार बतौर राज्यसभा सांसद शिरकत करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर बंगला सज धज कर तैयार है। कल मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर दिल्ली आ रहे हैं विशेष विमान से। गृह प्रवेश कार्यक्रम होगा 9 सुनहरी बाग रोड स्थित जो बंगला है इसमें, और कल ही शाम दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने का उनका कार्यक्रम है। काफ़ी भव्य बंगला है, टाइप 8 बंगला, जो कि आमतौर पर केंद्रीय मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें अलॉट होता है। इसके अलावा जो विशेष जो नेता होते हैं, बड़े कद के नेता होते हैं, उन्हें अलॉट होता है। टाइप 8 बंगला नीतीश कुमार को अलॉट हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर बंगला पूरी तरह से यहाँ पर इसको फाइनल टच दिया जा रहा है और बंगला पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अलावा फाइनल टच देने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, जो कि सर्वेंट क्वार्टर अलग है और यहाँ पर गैरेज वगैरह भी सब कुछ है। यानी हर तरह की तैयारी इस टाइप 8 बंगले में की जा चुकी है, पूरी तैयारी हो गई है। बहुत ही शानदार बंगला है टाइप 8 बंगला, जो कि सज धज कर तैयार है। और मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार 6 के कामराज लेन स्थित बंगले में रहते थे, लेकिन अब जब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए तो उसके बाद वो बंगला उनसे नया बंगला अलॉट हुआ है और नए बंगले में अब शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर गृह प्रवेश कार्यक्रम कल होगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार सरकार ने करीब 35 वर्षों के बाद पंचायतों में परिसीमन कराने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि भी काफी खुश हैं, क्योंकि एक ओर जहां बिहार में पंचायत और सशक्त होगा तो दूसरी ओर लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। सरकार के इस निर्णय का स्वागत सत्ता पक्ष और विपक्ष के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लोग पंचायतों में टैक्स लगाने पर आपत्ति भी जता रहे हैं। 36 साल के बाद ये बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन होने जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है। ये बिहार के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम है। स्वाभाविक रूप से जैसे त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन होगा, पंचायत की संख्या बढ़ेगी, तो सरकार की योजनाओं का प्रभावी ढंग से जमीन पे लागू करने में सरकार को भी सहूलियत होगी और त्रिस्तरीय पंचायत भी खुल के काम करेंगे। लेट से आए, ठीक है, स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि ऐसे भी 500 प्रति व्यक्ति वोटर पे एक वार्ड का निर्माण होता है। तो आज हमारी जो बिहार की आबादी है 14 करोड़ हो गई है, तो उसको लेके ये जरूरत था। लेकिन
सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, बढ़ाने के साथ साथ जो सशक्त करना है पंचायतों को, क्योंकि पंचायत हमारी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचेंगे, जहां वे सुधा डेयरी में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले दही के प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा डेयरी परिसर में ही एक पेट्रोल पंप का भी शिलान्यास करेंगे। नालंदा दौरे में सीएम का जीविका दीदियों से भी संवाद और मुलाकात का कार्यक्रम है। श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। डीएम उदिता सिंह ने सीएम की यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री जी की यहाँ पे यात्रा प्रस्तावित है, उसको लेकर हम लोग के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका आकलन किया जा रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मतलब 20 MLD पर डे इस कैपेसिटी का यहाँ पर एक दही का प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। और उसके बाद सुधा का जो कॉम्फेट का जो यहाँ फैक्ट्री है उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसमें वैल्यू एडिशन किया जाएगा। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से विकसित सुधा डेयरी प्लांट में, जहां आप देख सकते हैं ये नालंदा सुधा डेयरी प्लांट है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल पहुंचेंगे, जहां पर जो है कि दही प्लांट का जो है शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं एक पेट्रोल पंप का भी जो है शिलान्यास कार्य करेंगे। इसके साथ ही जो है सुधा डेयरी का विजिट भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो है पूरी तरह से जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर जो है तैयारियां जो है जोर शोर से की जा रही है। और यहाँ पर जो है बता दें कि सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर जो है यहाँ रंग रोगन कार्य किया जा रहा है। यहाँ शिलापट बना जो है उसे लगाने के लिए जो है मजदूर जो लगे हुए हैं, खास करके जो वहाँ पर जो है कि बता दें कि इस तरह से जो है यहाँ पर कई कार्यक्रम जो है यहाँ पर जो है आयोजन किया जाना है। हालांकि यहाँ पर सम्राट चौधरी जो है करीब 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर रहेंगे और जो है शिलान्यास करने के बाद जो है वापस पटना लौट जाएंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है मजदूर जो है वो लगे हुए हैं शिलापट्टी लगाने के लिए। खास करके यहाँ पर जो है सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो हेलीकॉप्टर से जो है पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उसके बाद जो बगल में ही सुधा डेयरी प्लांट है वहाँ कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर तैयारियां जो है जोर शोर से की जा रही है। तो लगातार जो है सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर जो है यहाँ पर लोग तैयारी में जुट गए हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी है जो लगातार आने का सिलसिला चालू हो गया है। और जो है वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था का लेकर जो है वो तैयारियां जो है जोर शोर से कर रहे हैं। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। अरवल से बड़ी खबर है, जहां हाजत में कैदी की मौत के मामले की न्यायिक जांच अब होगी। स्थानीय स्तर पर भी जांच होगी। 2 दिन पहले अनिल सिंह की मौत हुई थी और इसी मौत मामले की जांच की जानी है। न्यायिक जांच होगी, स्थानीय स्तर पर भी जांच होगी। 2 दिन पहले अनिल सिंह की मौत हुई थी। और देखिए बड़ी खबर पटना से है, जहां बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवीश बसिया का एनकाउंटर किया है। पैर में गोली लगने के बाद अपराधी रवीश को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घेराबंदी की थी, जहां पुलिस पर अपराधी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और अपराधी रवीश घायल हो गया। 5 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से बंटी यादव का अपहरण हुआ था और 11 जुलाई को बाढ़ के अतमलगोला में उसका शव मिला था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। तो देखिए बंटी यादव हत्याकांड में एनकाउंटर सुबह सुबह आज हुआ और रवीश बसिया का एनकाउंटर किया गया। पैर में गोली लगने के बाद वो घायल हो गया, पीएमसीएच में इलाजरत है। इस मामले में एसएसपी के मुताबिक बंटी और रवीश शराब के काले कारोबार में शामिल थे। इस दौरान रवीश गिरफ्तार हो गया और फिर रवीश और बंटी के बीच कहासुनी हो गई। कुछ दिन पहले ही रवीश जेल से छूटकर बाहर आया था। जेल से आते ही बंटी की हत्या की पटकथा लिखी और उसे पटना जंक्शन के पास से पहले अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर डाली।
उस पर अभी तक 5 से ज्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? एक गोली गया। हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उसी छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या पता चला सर? पुलिस क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई थी। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास ही बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई है। और देखिए, हाल के दिनों में 3 ऐसी हत्याकांड हुई है जिसमें कार्रवाई के दौरान जब पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची या उसे गिरफ्तार किया तो पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की गई। तो एक एक हम जो तारीख है, शहर हैं, उसके बारे में बता रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि हत्या के आरोपियों का हिसाब किस तरीके से लिया गया है। सबसे पहले बांका की बात करें तो 5 जुलाई की वो तारीख थी जब डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। जहां वैशाली की अगर बात करें तो 12 जुलाई को डबल मर्डर हुआ था, आर्मी जवान और पिता की हत्या हुई थी। पटना में भी 5 जुलाई, 11 जुलाई, 16 जुलाई की ये तस्वीर सामने आई थी जहां मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया और ये ऐसी घटनाक्रम सामने आई है जहां पर जब घटना को अंजाम दिया गया। अब देखिए, तारीख दर तारीख देखिए तो 16 जून की तारीख की अगर बात करें तो जगह गोपालगंज था, किशन कुमार घायल हो गए थे, शराब तस्करी का आरोप जो है वो लगा था। 16 जून की ही बात करें तो गयाजी से घटना सामने आई जहां सुजीत चौधरी और शरण घायल हुए, लूट कांड का आरोपी जो है वो बताया जा रहा है। दूसरी तरफ 3 जुलाई की बात करें तो सीतामढ़ी जहां पर फेकन महतो घायल हुए, लूट कांड के आरोपी। तो ये वो तारीखें हैं और इन तारीखों में इन आरोपियों पर जो कार्रवाई है वो की गई है। अब देखिए, तारीख और जगह क्या हुआ, क्यों हुआ, 1 महीने में हुए एनकाउंटर की ये पूरी जो डिटेल्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 जुलाई को बांका में जो जगह थी जहां पर सचिन सिंह घायल हुआ, डबल मर्डर का ये आरोपी और ये पुलिस की गोली का शिकार हुआ। दूसरी तरफ 13 जुलाई को वैशाली की अगर बात करें तो जगदीश राय घायल हुआ जो डबल मर्डर का आरोपी रहा और 15 जुलाई को खगड़िया में अखिलेश सदा घायल हुआ जो कई कांड में आरोपी था और पुलिस की गोली का यह शिकार हुआ। तो आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। पटना में 40 फीट के हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर प्रभु की रथ यात्रा निकलेगी। इस्कॉन से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है, इस बार भी रथ यात्रा निकलेगी। भगवान को 108 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। खुद सीएम सम्राट चौधरी रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। और इस्कॉन मंदिर से विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीता, भव्य तस्वीर पटना इस्कॉन मंदिर से सामने आती है जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के किस तरीके की तैयारी है, अभी क्या तस्वीर है? बिल्कुल राहुल, गर्मी प्रचंड है, बावजूद इसके भगवान जगन्नाथ के जो भक्त हैं वो सड़क पर उनका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज ही का वो दिन है जब प्रभु अपने मंदिर से निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। और उसकी जो तैयारी है पटना के इस्कॉन मंदिर में इस बार भी भव्य तरीके से की गई और इस बार कई महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो भी किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले वो जो दिव्य रथ है जिस पर भगवान जगन्नाथ सवार होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे वो हम आपको दिखा दें। ये देखिए, 40 फीट ऊंची हाइड्रोलिक इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे और उसके मद्देनजर पटना के इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारी की गई है। आकर्षक ये रथ बनाया गया है। सीएम सम्राट चौधरी इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं। उनके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री भी इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। और देखिए, रथ यात्रा से पहले पटना की सड़कों पर खूबसूरत रंगोली बनाए गए हैं। भक्तों द्वारा ये रंगोली पटना के तमाम सड़कों पर तैयार किए गए हैं जहां जहां से जो रथ यात्रा है वो गुजरेगी। इसके अलावा इस बार की अगर हम बात करें तो पहली बार भगवान जगन्नाथ को 108 प्रकार के भोग अर्पण किए जाएंगे और उसके लिए जो क्रेन है वो भी मंगवा लिया गया है। यानी रास्ते में भगवान जगन्नाथ को क्रेन से भोग लगाया जाएगा। और देखिए, अभी से ही रथ यात्रा में शामिल होने जो भक्त हैं वो पटना पहुंचे हैं और नाचते झूमते रथ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन खास है और इस खास दिन को
ये जो भक्त हैं वो बेहद ही उत्साह से मनाते हैं। कितना खास है आज का दिन? आज का दिन तो बहुत खास है, बहुत खास है, खास करके भगवान के लिए खास है, क्योंकि ऐसे तो भक्त भगवान का दर्शन करने जाते हैं, आज भगवान हम लोग को दर्शन देने आ रहे हैं। मतलब भक्तों की से खुश होकर भगवान भक्तों के पास पहुंच रहे हैं। भगवान भक्तों के पास पहुंच रहे हैं आज। इंतजार है कि कब प्रभु निकले। बस इंतजार की घड़ियां जल्दी ही खत्म होगी और हमारे बीच भगवान आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं और सभी भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। आप भी दर्शन कीजिए। कितना इंतजार रहता है आज के दिन का? बहुत इंतजार रहता है। अभी तो हमारे भगवान बीमार थे, अब हमारे भगवान हेल्दी होके फिट एंड फाइन होके खुद आए हैं भक्तों से मिलने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत लंबा इंतजार करवाया भगवान ने, पूरे 16 दिनों का। बिल्कुल, तो देखिए भगवान ने लंबा इंतजार कराया और भगवान के इंतजार की जो घड़ियां हैं समाप्त होने वाली है। ये जो रथ है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और खासकर इस रथ में ये जो रस्सी नजर आ रही है, इस रस्सी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस रस्सी को जो कोई खींचता है उसके जो पाप हैं उसका नाश होता है और इंसानों को जो मुक्ति है वो मिलती है, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण करते हैं और भक्तों की उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ आज भक्तों से मिलने अपने मंदिर से बाहर आते हैं। और पटना के इस्कॉन मंदिर में यहाँ देख सकते हैं कि भव्य तैयारी है और ये वो मंच जहाँ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ मौजूद रहेंगे, कई मंत्री भी बिहार सरकार के उनके साथ मौजूद रहेंगे। भव्य तैयारी की गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ देख सकते हैं कि इस्कॉन मंदिर द्वारा जो रथ यात्रा निकाली जाती है उसके मद्देनजर जो परिवर्तन है मार्ग में वो किया गया है। यानी जो एक लेन है, जो मंदिर की तरफ का जो एक लेन है वो बंद कर दिया गया है। दोनों उस साइड से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और भक्तों की जो लंबी कतारें हैं वो इस्कॉन मंदिर के बाहर लगनी शुरू हो गई है। यानी चारों तरफ आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे। धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके यहाँ देखिए भक्तों का जो उत्साह वो हम आपको दिखा दें और एक इस बार की जो बदलाव और खूबसूरत तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा दें। ये जो आपको क्रेन आगे नजर आ रहा होगा, इसी क्रेन से भगवान जगन्नाथ को 108 प्रकार के जो भोज हैं वो उनको भोग लगाए जाएंगे और क्रेन को भी फूलों से सजाया जा रहा है। यानी रास्ते में भगवान जगन्नाथ को अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन हैं वो भोग लगाए जाएंगे और तेज धूप में जो भक्त हैं वो प्रभु की एक झलक पाने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। प्रभु का इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल, उनके दर्शन का इंतजार कर रही हूँ कि कब प्रभु दर्शन देंगे और उनका रथ खींचते हुए लेकर आगे बढ़ो। रथ खींचने का क्या महत्व है? रथ खींचने का देखिए, बंगाल के तात्पर्य से तो माँ दुर्गा को बुलाया जाता है। अब रथ कहीं पे भी खींचना हो, तात्पर्य तो वही होगा ना कि माँ को बुलाना होगा, रथ खींचकर प्रभु को खींचना होगा। जो दर्शन करने के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी में, वहाँ कहा जाता है कि सिर्फ हिंदुओं को अनुमति दी जाती है, लेकिन ऐसे प्रभु एकमात्र ऐसे दर्शन देते हैं कि ये खुद निकल कर आते हैं। मतलब कोई भी हो सड़क पे, भगवान सबके लिए, जाति ना धर्म, प्रभु के लिए सब एक बराबर है। इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान ही एकमात्र ऐसे ईश्वर है कि जो खुद आते हैं दर्शकों को दर्शन देने के लिए। प्रभु धूप लग रही है लेकिन प्रभु का इंतजार है बेसब्री से। रस्सी खींचना है आज एकदम। इंतजार कर रहे हैं प्रभु का। इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। एक दिन पहले से इंतजार कर रहा हूँ कि इनकी रथ यात्रा हमारी सफल हो, भगवान की सफल हो। देखिए तेज धूप है, बावजूद इसके यहाँ पे जो भक्तों का उत्साह है बिल्कुल, तो प्रभु का इंतजार किया जा रहा है बेसब्री से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए विनेता आपका। न्यूज़ 18 पर